गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से आज आपको कक्षा 8वीं में से पुस्तक है भारत की खोज, लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनका इस पुस्तक में से पाठ नंबर 7 अंतिम दौर 2, तो उस पाठ के विषय में आपको समझा रही हूँ। इस पाठ में 3 भाग हैं। पहला है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्यम वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। दूसरा भाग है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। तो हम इसका ये भाग जो है ये कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसी भाग की, कौन सा भाग, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, इसका 2 वीडियो मैंने आपको भेज दी हैं। तो हमने जो है अंत में पढ़ा था कि गांधी जी की करनी और कथनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता था। जैसा वो कहते थे वही करते थे। पहले खुद उन नियमों का पालन करते थे, तब दूसरों से करवाते थे। जो कुछ भी काम ऐसा होता वो पहले अपने से ही शुरुआत करते थे और अपने आदर्शों पर चलते थे, उसूलों के पक्के थे और जो भी काम करते थे शुरुआत स्वयं से करते थे। तो अब हम उसके आगे पढ़ रहे हैं बच्चों। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार क्या था वो बताते हैं। मतलब भारत देश को वो एक बहुत सुंदर देश बनाना चाहते थे और अपने आदर्शों और उसूलों के अनुसार उसमें जो है बदलाव करना चाहते थे। वो क्या कहते थे कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है और उसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। मतलब कि हर व्यक्ति यह सोचेगा कि भारत देश उसका है, ऐसा देश वो चाहते थे। हर व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये देश मेरा है और उसकी आवाज़ प्रभावी, यानी कि इस देश के को ऊपर उठाने में, आज़ाद करवाने में या देश को आगे बढ़ाने में उसका भी योगदान है। हर व्यक्ति ये सोचेगा। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, सब जातियां पूरे समभाव से रहेंगी। मतलब कि जहाँ उच्च वर्ग निम्न वर्ग ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, सभी जातियां एक समान मानी जाएंगी। समभाव यानी मिलजुल करके रहेंगी। जातीयता का कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी रंग भेद की नीति के आधार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसे भारत में छुआछूत, नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। यानी कि छुआछूत की जो प्रवृत्ति थी, पहले लोगों को अछूत माना जाता था, निम्न जाति के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, तो वैसा अब कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जाएंगे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों समान होंगे। और यही मेरे सपनों का भारत है। गांधी जी ने अपने सपने में ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व है। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। अब वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। लेकिन उन्होंने केवल हिंदू धर्म को ही सबसे ऊपर नहीं माना, बल्कि सार्वभौमिक बाना पहनाना, यानी इसमें सब धर्मों को समाहित करने का प्रयत्न किया। जिस भी धर्म से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सब उन्होंने इस धर्म में भी ले ली, यानी कि सभी धर्म समान है। धार्मिक भेदभाव को खत्म कर दिया और उन्होंने इस सत्य के घेरे में सभी धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। यानी ये नहीं है कि भारत की जो संस्कृति है या सभ्यता है वही सबसे ऊपर है, ऐसे नहीं। उन्होंने और अन्य जो जातियाँ भारत में आई वो भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ लाई और वो यहाँ पर आकर के आपस में मिलजुल गए और मिलजुल करके रहने लगे। उन्होंने लिखा भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम है, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। ये भारतीय संस्कृति केवल ये नहीं है, इसमें और बहुत सी संस्कृतियाँ आके मिल गई हैं और ये सबका मिला जुला रूप बन गया है। मैं चाहता हूँ मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले। यानी सभी संस्कृतियाँ जो हैं
वो मेरे देश की संस्कृति में आकर के मिल जाएं। लेकिन यदि कोई उसके बाद कोई लोग ऐसे चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति को इसमें से निकाल दिया जाए और हम ही अपने पैर यहाँ पर जमा लें, तो ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। यानी उन्होंने अपनी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को कभी भी छोड़ा नहीं, बल्कि इसके साथ अन्य संस्कृतियों को भी उसमें मिला दिया। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। और वो कहते थे कि धर्म जो है वो कौन मानेगा? जो लोग गरीबी में, भूखमरी में जी रहे हैं, वो किस प्रकार के धर्म को मानेंगे? इनके लिए धर्म की क्या मान्यता रह जाएगी? पहले तो वो अपना जो है अपनी गरीबी को दूर करेंगे, अपनी भूख को मिटाएंगे ना, उसके बाद जो है हम किसी और के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कहा कि एक अधभूखे राष्ट्र का, जब भूखा राष्ट्र है, लोग भूखे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो उनके लिए धर्म क्या हो सकता है? नहीं। जब फिर ना उनमें कोई कला होगी, यानी ना वो कोई काम कर सकेंगे और ना ही वो कोई संगठन बना सकेंगे, वो तो अपने बारे में सोचते रहेंगे कि हम भूखे हैं तो पहले अपना पेट कैसे भरे। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी होता है वह मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीज़ें दें, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। और वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है? जो लोग गरीब हैं, जो भूखे हैं, सबसे पहले उन्हें हमें ज़रूरत की चीज़ें देनी है, उनकी भूख को शांत करना है। उसके बाद वो अपने आप से काम करने लगेंगे, उनका जीवन चहल पहल से भर जाएगा, तो शोभा की वस्तु तो अपने आप हो जाएंगे और ये सुंदर देश बन जाएगा। उन्होंने कहा मेरी आकांक्षा है हर आँख से हर आंसू को पोंछ लेना। यानी गांधी जी की इच्छा थी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दुखी ना रहे, सभी जो है सुखी और खुश रहे। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और चुंबक की तरह आकर्षित किया। अब ये गांधी जी के बारे में कहा गया है भी गांधी जी बड़े ही तेजस्वी आदमी थे और उनका पैमाना सबसे गरीब आदमी, यानी वो गरीब लोगों का हमेशा साथ देते थे और खुद भी उनके समान ही जीवन जीते थे। इसीलिए भारत की जनता जो है उनके प्रति सम्मोहित हुई। यानी जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, वैसे भारत की जो जनता थी वो सब उनके प्रति आकर्षित हो गई। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाले कड़े की तरह जान पड़े। अब उन्हें वो जनता को कैसा लगा कि जैसा हमारा समय पहले था, यानी पहले भी बहुत अच्छा समय था, फिर बीच में ऐसा आया जब देश गुलाम हो गया तो वो जो है गरीबी और भूखमरी फैल गई, और अब जो समय है फिर वो वैसा समय आ सकता है। उनको ऐसा लगने लगा कि हम पहले की तरह से ही, जैसे भारत को पहले भी सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, यानी भारत बहुत संपन्न देश था, तो वैसा ही दोबारा हो सकता है। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी, उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी। मतलब जो उनकी बात मानते थे, उनकी बात सुनते थे, जो उनके पक्ष में थे, वो तो थे ही थे, लेकिन जो विरोधी लोग भी थे ना, वो भी उनकी बातों के बारे में सोचने को मजबूर हो गए। यानी मनोवैज्ञानिक क्रांति, मन से, दिमाग से सोचने की शक्ति, तो इस तरह से वो भी सोचने को मजबूर हो गए। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, यानी अधिकार था, लेकिन यह खास किस्म का था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय, विद्रोही और अनेक पक्षीय संगठन था। मतलब इसमें अनेक पक्ष थे, केवल ये नहीं कि जो गांधी जी को मानते हैं सिर्फ वही लोग होंगे। अब यहाँ तरह तरह की राय होती थी और अलग अलग संगठन हैं तो अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं होती थी जो आसानी से इधर उधर पहुँच जाए। यानी कि ऐसा नहीं होता था कि जो भी प्रस्ताव रखा गया है उस कांग्रेस पार्टी में वो दूसरों तक पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता था। गांधी जी क्या करते थे, अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे और कभी कभी उनके विरुद्ध फैसलों को भी अस्वीकार कर लेते थे जो उन्हें सही लगता था कि ये हमारे लिए सही होगा। ये नहीं कि केवल अपना ही अधिकार उन पर जमाते थे, ऐसा नहीं होता था। इस तरह से क्या हुआ
सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी हद तक इस देश में इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष होने लगे। अब देखो 1920 में जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी तो वो जो है उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब कि काम किए कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया था। अब हम आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे थे। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गए थे। मतलब जो लोग ऊंचे पदों पर थे, जो जिन्हें अंग्रेजों ने उच्च पदों पर रखा था, उन्होंने वो पदवियां छोड़ दी थी, और जिन्हें जो सम्मानित किया गया था उन्होंने अपने सम्मान छोड़ दिए थे। लेकिन अब ऐसे आंदोलन हुए जिसके कारण बहुत से कष्ट उठाने पड़े लोगों को, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए शक्ति भी मिली। अब ये सारे जो काम, ये जो आंदोलन शुरू किए थे, ये खुद ही तो लोगों ने शुरू किए थे। गांधी जी ने खुद ही तो ये काम किया था, है ना। उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को मिलाया और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए आंदोलन शुरू किए। अब क्योंकि ये काम हमने खुद ही शुरू किए थे तो इस काम से हमें बल मिला, ये शक्ति मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था। जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुए थे उससे पहले भी मतलब ऐसे विद्रोह हो ही रहे थे। उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। अब जो है क्योंकि आंदोलन शुरू हो गए थे तो जो असहयोग चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ अब वो आंदोलन के रूप में हो गया था। यानी कि पहले जो छुप छुप करके थोड़ा बहुत हो रहा था अब वो सब लोगों ने इकट्ठे होकर के ये काम शुरू कर दिया। तो बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय है, ये यहाँ पर जो है एक बार पूरा हो चुका है। अब इसी के आगे इसी पाठ का अंतिम दौर 2 का तीसरा भाग है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये पाठ जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।